हेलो एवरीवन, नीट 2025 का जो एप्लीकेशन विंडो है उसको ओपन कर दिया गया है एनटीए की ओर से। ऐसे में एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है। बहुत सारे कैंडिडेट जल्दबाजी में जैसे ही एप्लीकेशन लाइव हुआ उसके बाद उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया, बिना गाइडलाइन के स्टडी किए हुए। और इवन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी कि जो एनटीए ने जो गाइडलाइन जारी की है या फिर इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में जारी किया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही है, बस उसके बाद आप अपना नाम और बाकी डिटेल्स लिख दो और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। गाइस, क्या जो इंस्ट्रक्शन एनटीए देता है वो ऐसे ही होता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, या फिर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कि आप बहुत सारे कैंडिडेट ने मिस कर दिया है। कॉमन मिस्टेक, गलती क्या हुई है कैंडिडेट से, फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मिडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म की कि कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज मेंशन की गई है कि कहीं आपने तो नहीं किया ये मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या है? डॉक्यूमेंट्स को लेके, डॉक्यूमेंट का जो साइज है, डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये हर कोई बता रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट का जो फाइल नेम है उसको लेकर एनटीए ने इंस्ट्रक्शन में बोला है। क्या बोला है डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल। फॉर्म जल्दबाजी में नहीं भरना चाहिए, बहुत टाइम है, 1 महीने का टाइम है, राइट। और उसके बाद जब भी टाइम मिले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद प्रॉपर फॉर्मेट में, फॉर्मेट के साथ साथ फाइल नेम पर भी बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना है कैंडिडेट्स को, क्योंकि एनटीए ने अपने इंस्ट्रक्शन में साफ साफ कहा है। क्या कहा है, क्या होना चाहिए फाइल नेम, कंप्लीट डिटेल। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले ये देखें कि भाई ये जो एप्लीकेशन विंडो है इसको आपको कहाँ से फिल करना है। तो फिर ये आपको एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है neet.nta.nic.in, यहाँ पर कैंडिडेट्स एक्टिविटी का एक टैब है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है नीट यूजी रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये नया विंडो ओपन होके आता है, राइट। यहाँ पर 3 जो कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर 3 टैब दिए गए हैं। एग्जामिनेशन सिटीज को आप व्यू कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन पहले में बताया गया है। दूसरे में जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर योर प्रोफाइल, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, व्यू एग्जामिनेशन सिटीज। पहली बार ऐसा दिया गया है कि फॉर्म भरने से पहले ही एग्जामिनेशन सिटीज जो है वो कैंडिडेट्स देख सकते हैं कि स्टेट में कौन कौन से शहर में एग्जामिनेशन का सेंटर इस बार रखा जाएगा नीट 2025 के एग्जामिनेशन में। ओके, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर डाउनलोड करना चाहिए, उसको डिटेल स्टडी करनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स और गार्जियन स्टूडेंट्स जो है वो इसको पढ़ते ही नहीं है, राइट। सिर्फ ये देखते हैं कि भाई फॉर्म की प्राइसिंग क्या है, लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, और उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टेक वहीं पर होती है, राइट। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई जो प्राइसिंग है वो क्या होगी, एप्लीकेशन के चार्जेस क्या होंगे, राइट। और उसके बाद स्टेप बताए गए हैं कि कौन कौन से स्टेप है। ये इंस्ट्रक्शन है, जब आप वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन आता है। इस इंस्ट्रक्शन को बहुत सारे यूट्यूब के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग बता रहे हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। क्लिक हियर टू प्रोसीड, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर क्लिक करना है, आगे प्रोसीड करना है। इंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी जिसको कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि भाई इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में यह बताया गया है कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर एंड थंब इंप्रेशन, राइट, सब ऐसे करके आपको प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ पर फाइल नेम को लेकर एक बात कही गई है। बात क्या कही गई, देखिए, द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी इधर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट with 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में हो या फिर कलर्ड में हो। और उसके बाद 80% फेस जो है वो आपका फोटोग्राफ में आना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में। फोटोग्राफ शुड बी नेम्ड एज, फोटोग्राफ शुड बी नेम्ड एज, ठीक है, फोटो, ठीक है, एंड जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। और उसके बाद ये जो साइज होना चाहिए वो 10 to 200 केबी, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडिडेट का नेम है, राइट, यहाँ पर जैसे सिग्नेचर फाइल शुड बी नेम्ड एज फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट नेम।
सिग्नेचर जो है उसमें या फिर बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का नेम होना चाहिए, राइट, वहां पर कैंडिडेट का नाम पहले 2 अक्षर लिखना जरूरी है। सपोज कि किसी कैंडिडेट का नाम अमित है तो फिर उनको जो फाइल का नेम लिखना है वो AM, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद फाइल का नाम यानी सर्टिफिकेट लिखना है, ठीक है, या फिर मार्कशीट लिखना है, फोटोग्राफ लिखना है, सिग्नेचर लिखना है, जो जैसा डॉक्यूमेंट होगा। ये इंस्ट्रक्शन में बताया गया। इस बात पर 90% कैंडिडेट ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि भाई जो फाइल नेम है फोटोग्राफ का या फिर किसी डॉक्यूमेंट का, उसमें इस बार आपके नाम को इंक्लूड करना है, उस नाम से फाइल बनानी है, तब उसको अपलोड करना है। एनटीए ने ये पहली बार ऐसा क्यों किया है? हो सकता है कि इसके पीछे कई सारे रीजन हो। वेरिफिकेशन को लेकर डॉक्यूमेंट्स का, स्टूडेंट का वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन सेंटर पे इस बार हो सकता है कुछ ज्यादा कड़ाई से हो, या फिर अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एनटीए ने इस बार बनाए हो, जो इंटरनल एग्जामिनेशन का प्रोसेस है उसको लेकर। तो हो सकता है कि इसका यूज एनटीए किसी न किसी जगह पर करेगा, इस वजह से एनटीए ने ये चीज लिख कर दी है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर उन्होंने नाम नहीं लिखा है, राइट, अपने जो फाइल नेम है उसमें, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है एप्लीकेशन को रिलीज किए हुए, टाइम बहुत है, तो जिन कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, राइट। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर जब अब ये इंस्ट्रक्शन देखेंगे उसके बाद आई हैव डाउनलोडेड पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद ये कॉलम आएगा। अब यहाँ पर भरना क्या क्या है, राइट, यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट्स का नेम, राइट, कैंडिडेट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी क्लास 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो आपका नेम है एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है। कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट का वो लिखना है, उसके बाद जेंडर लिखना है। जो डिटेल्स आप यहाँ पर देते हैं उसको एक बार दोबारा फिर से इंटर करना है कंफर्मेशन के लिए, जो कि एनटीए ने यहाँ पर कहा है। और उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो फिर आप यहाँ पर जो ऑप्शन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का, ये आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस की जगह पर, राइट। अभी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, जो एड्रेस यहाँ पर आप इंटर करेंगे, राइट, उसका जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है यानी उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा फर्दर एप्लीकेशन में, पहली बात। दूसरा, जिस स्टेट का एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे उसी स्टेट में आपको सेंटर जो है चूज करने का मौका दिया जाएगा आगे इस फॉर्म में। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस बिहार का लिखते हैं, सपोज आप बिहार में रह रहे हैं, तो फिर आपको बिहार का प्लस दूसरी सेंटर, अगर आप मान लीजिए कि जो परमानेंट एड्रेस है वो किसी और स्टेट का लिखते हैं तो उसका भी प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। तब फिर आपको 2 स्टेट में एग्जामिनेशन सिटीज जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यानी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर ही आपको फ्यूचर जो एप्लीकेशन का फर्दर प्रोसेस है उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर, करेक्ट। सो यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर करना है, उसके बाद पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक सिंबल जरूर होना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो, 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद आपको कैप्चा यहाँ पर जो आएगा वो आपको एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद तब आगे जब फॉर्म भरता है तो उसके बाद कौन कौन सा ऑप्शन आता है अब हम उसकी बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब सारे ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे और सबमिट पर जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो नया पेज ओपन होकर आएगा, राइट, वो पेज आपका कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपने जो नाम लिखा है, राइट, और उसके बाद जो पेरेंट्स का नेम है, गार्जियन का नेम है, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। ये फॉर्म लाइव फिल किया गया मिडकविंग की टीम के थ्रू और उसके बाद इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा गया कि भाई इसमें कौन कौन से स्टेप स्टूडेंट्स के लिए आते हैं पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में, करेक्ट। सो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाती है कैंडिडेट्स की और उसके बाद जब फॉर्म को आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये कुछ गाइडलाइंस है, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद डिटेल्स एज पर क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड
नो चेंज विल बी परमिटेड वंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड और एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। अब करेक्शन की फैसिलिटी यहाँ पर बाद में नहीं दी जाएगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा जाता है फॉर्म भरते समय, लेकिन करेक्शन की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है नॉर्मली फॉर्म में। और इस बार विंडो कब ओपन होगा वो भी एनटीए के द्वारा बताया गया है, लेकिन लिमिटेड करेक्शन होते हैं भाई। ईमेल आप चेंज नहीं कर सकते, आप जो फोन नंबर आपने डाला है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। नेम में चेंजेस अगर मिस्टेक हो गई तो फिर उस केस में चेंजेस कर सकते हैं, जिसको कि मौका एनटीए देगा 3 से 4 दिन के लिए ये विंडो ओपन होगा, लेकिन एप्लीकेशन ओवर हो जाने के बाद। सो यहाँ पर आपको सारे जो डिटेल्स है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आई एग्री का ऑप्शन है। अगर आपके कोई भी डिटेल गलत है तो फिर यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्म को भर देना है सही जो आपकी क्रेडेंशियल्स होंगे उससे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी, आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा, राइट। ये येलो बॉक्सेस आएंगे, आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना होगा और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जो लॉगिन का पेज है, राइट, वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा राइट साइड में और उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी होंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, वेरीफाई ईमेल आईडी इस एप्लीकेशन में वेरीफाई नहीं किया गया था, ये आपको वेरीफाई करना है, दोनों चीजें, राइट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। यहाँ पर एक ऑप्शन था कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आते हैं जिनको कि आपको फिल करना होता है, राइट। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है जो आपको फिल करना है। रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद रजिस्टर पर्सनल डिटेल, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स, रजिस्टर अपार आईडी, एग्जाम एंड एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स अगर कोई है तो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करना और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। ये सारे प्रोसेस हैं, राइट। टोटल 10 स्टेप का ये प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना है वन बाय वन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो कंप्लीटेड हो गया, पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, बाकी सारे इनकम्प्लीट है। जो इनकम्प्लीट होगा वो आपका यहाँ पर शो करेगा, रेड जो है लाइन में यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा होगा, करेक्ट। अब उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर इसको फिल करने का वन बाय वन ऑप्शन आता जाएगा। लेफ्ट साइड में ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करके भी डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हैं। सपोज कि मान लीजिए कि आपने ये टोटल फॉर्म फिल कर दिया, यहाँ तक अपलोड डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच गए, राइट, और उसके बाद फाइनल सबमिट आपने नहीं किया और आपको लगता है कि किसी एक जो है डिटेल्स में हमारी कोई एक मिस्टेक रह गई है, तो फिर वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप उसी पेज पर पहुंच सकते हैं और वहां पर फिर से डिटेल इंटर करके आप कैप्चा को अपलोड करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आप लास्ट पेज पर भी आ सकते हैं अगर आपका सारे फॉर्म फिल हो चुके हैं तो। अगर नहीं फिल हुआ है तो फिर आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, वन बाय वन ही आगे बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उसके बाद गार्जियन नेम, उसके बाद मदर्स नेम, राइट, नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इंडियन स्टूडेंट्स है तो इंडियन, अगर एनआरआई या फिर फॉरेन नेशनल्स है तो फिर उनको वहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करने का आ जाएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यहाँ पर डिस्क्लेमर लिखा है, द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट एज ए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज प्योरली प्रोविजनल for appearing in NEET UG 2025 examination and does not guarantee admission in that state. The allocation of seats will be governed by the guidelines issued by NMC with respect to admission in the MBBS course for the post examination and counseling process. उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति मतलब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट। अब पहले नीट के एग्जामिनेशन के फॉर्म में क्या होता था, जो आप क्लास 12th की डिटेल डालते थे कि आपने क्लास 12 कहाँ से अपीयर कर रहे हैं या फिर कहाँ से आपने पास किया है, तो उस बेसिस पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली एनटीए डिसाइड करके दे देता था। सपोज किसी ने 12th अगर यूपी से किया तो उसको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में यूपी लिख के आ जाता था, किसी ने अगर राजस्थान से किया है तो फिर उसका राजस्थान लिख के आ जाता था। लेकिन इस बार 2025 में कैंडिडेट को चूज करने का ऑप्शन दिया गया कि आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। अब कैंडिडेट्स कंफ्यूज इस बात पे होंगे कि भाई स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हमारी क्या है, हमारा डोमिसाइल कहीं और का है, हमने क्वालिफिकेशन कहीं और से किया है। हर स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होता है, राइट। सो ऐसे में जहां का आपका डोमिसाइल है, राइट, अगर उस स्टेट में डोमिसाइल का रूल
एप्लीकेबल होता है काउंसलिंग में, देन डोमिसाइल का रूल मतलब कि उस स्टेट में अगर डोमिसाइल मांगा जाता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस केस में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है जहां पर सिर्फ आपने अगर एजुकेशन कर रखी है वहां से, तो फिर वहां का आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली में 11th-12th आपने किया है तो फिर आपको डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है। यूपी में क्या है कि अगर 11th-12th किया है, वो 10th और 12th किया है, तो फिर आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन 10th और 12th नहीं किया तो फिर डोमिसाइल अगर है तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जहां पर आपका डोमिसाइल है या फिर जहां से आपने 10th और 12th का एजुकेशन किया है, आपको वो वाला स्टेट यहां पर लिखना है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ उसी स्टेट से काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा या एलिजिबल किया जाएगा स्टेट काउंसलिंग में। काउंसलिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसा कि यहाँ पर डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा गया है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में कोई भी स्टेट आपके लिख देने से मतलब ये नहीं है कि आपको उसी स्टेट से एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए। लेकिन जो काउंसलिंग अथॉरिटी है स्टेट की, वो डिसाइड करेगी उस समय आपके अगर डॉक्यूमेंट्स या फिर आप रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर्टिकुलर स्टेट के फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप उस स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। करेक्ट। सो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहां पर सेलेक्ट करना है आपको अपने स्टेट के हिसाब से। अगर आपने 12th 11th 12th वहां से या फिर 10th 12th किया है तो, या फिर आपका उस स्टेट का डोमिसाइल है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप देखिए जो कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अगर आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसका आपको कंफर्मेशन भी देना पड़ेगा। जनरल अगर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कैटेगरी से रिलेटेड अपलोड नहीं करना। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस ये अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वो कौन सा ऑप्शन आता है और क्या वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है अपलोड करना, वो भी हम आपको बताएंगे फर्दर के इस प्रोसेस में। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आप उसके बाद आपको जो अदर डिटेल्स हैं वो देना है, लाइक आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर येस नो करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन यानी क्या किस हिसाब से आपने प्रिपरेशन करी है, लाइक आपने कोचिंग ली है फिर सेल्फ स्टडी करी है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर जैसे इस फॉर्म में जब ओबीसी फॉर्म मतलब भरा गया, जब यहाँ पर जनरल फिल किया गया, तो फिर यहाँ पर ये सारे जो ऑप्शन है सर्टिफिकेट के जो नंबर्स हैं उन सबकी डिटेल्स नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर एससी एसटी सेलेक्ट किया गया, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कि डू यू हैव वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय एन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिस, राइट। तो अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर और उसके बाद सर्टिफिकेट जो डेट किस डेट में वो इशू हुआ है वो, और किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है वो आपको डिटेल यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास की सर्टिफिकेट नहीं। अब बात ये आती है कि सर जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। यहाँ पर नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी प्लस फॉर्म में भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, या फिर ईडब्ल्यूएस का अगर वो 2 साल 3 साल 4 साल का पुराना भी है तो वो भी आप अपलोड कर देंगे, वो चलेगा, राइट। उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इश्यू, वो आप अपलोड कर देंगे, वैलिड होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एससी एसटी के केस में डेट का कोई मैटर करता ही नहीं है। हाँ, जब काउंसलिंग होगी तो उस समय ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। वो मांगेगी क्योंकि काउंसलिंग होगी वो जुलाई अगस्त में। अब तब जब काउंसलिंग होगी तो उस समय आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा ओबीसी, राइट, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, प्लस जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यानी सर्टिफिकेट अगर उनका पुराना है तो रिन्यू कराना पड़ेगा। नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि सर्टिफिकेट का नंबर क्या था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काउंसलिंग में अलग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो वेरिफिकेशन होगा वो काउंसलिंग के टाइम पर होगा। नॉर्मली काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में डॉक्यूमेंट जो अपलोड नहीं करने पड़ते। एनटीए यहाँ पर सर्टिफिकेट इसलिए देखेगा कि आप वाकई में उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपने नॉर्मली ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया है, करेक्ट। सो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी सर्टिफिकेट की, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म आगे बढ़ेगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी, और उसके बाद जैसे यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने अगर अप्लाई किया है तो जो रिसिप्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी अगर आप जनरल रखते हैं तो फिर उसके बाद कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी का जो ऑप्शन है वो आपको डिटेल यहाँ पर इंटर करनी पड़ेगी कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं, और उसके बाद फॉर्म आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको जो आइडेंटिटी टाइप है वो आप कौन सा लगा रहे हैं वो आपको
सेलेक्ट करना है, और जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना पड़ेगा आइडेंटिटी टाइप में। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं आप, आधार सेलेक्ट कर सकते हैं, डिजी लॉकर, या फिर उसके बाद इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी, या फिर एनी अदर वैलिड करंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी कार्ड अगर आपके पास है आप उसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आधार सबके पास है तो आधार आप यूज कीजिए, आधार को ही अपलोड कर दीजिए, वहां पर परमानेंट एड्रेस के तौर पे भी वो आपका यूज हो जाएगा, और जो आपका परमानेंट के साथ साथ जो आपका करंट एड्रेस है उस पर भी वो यूज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आधार जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आधार का जो नंबर है वो आपको एंटर करना पड़ेगा, राइट। हालांकि यहाँ पर जो पिछली बार क्या हो रहा था कि पिछली बार आपको जब आप आधार नंबर इंटर करते थे तो उसके बाद आधार का वेरिफिकेशन होता था, ओटीपी आता था, और ओटीपी बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास आता था, बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं आता था, और फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम होती थी, राइट, क्योंकि यूआईडीआई के सर्वर से कभी कभी मैसेज आने में लेट हो जाता था, तो इधर लॉग आउट हो जाता था, या फिर किसी का आता ही नहीं था, नंबर किसी का अपडेटेड था भी, किसी का नहीं था। ऐसे केस में इस बार जब एप्लीकेशन मांगा जा रहा है तो आधार इंटर करने के बाद आपसे कंसेंट तो जरूर मांगा जा रहा है, लेकिन यहां पर ओटीपी, आधार बेस्ड ओटीपी नहीं इनेबल किया गया है इस बार एनटीए के फॉर्म में। तो आपको सिर्फ आधार नंबर इंटर करना है, आपको ओटीपी इंटर नहीं करना है, राइट। सो इस बार आधार का एप्लीकेशन जो है वो इन्होंने मतलब ओटीपी नहीं मांगा है। आप यहां पर इंटर करेंगे आधार नंबर, और उसके बाद कैप्चा आपको एंटर करना है, और उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा, सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद ऑप्शन आएगा कि अपार आईडी। जैसे कि पहले वीडियोस में मेडिकल विंग की ओर से बताया गया था, एनटीए ने भी जो गाइडलाइन थी उसमें जारी किया था कि भाई अपार आईडी इस बार आपको डालनी पड़ेगी। बाद में नोटिफिकेशन आया कि अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, तो वही चीज है कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो फिर आप इसको इंटर करके फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर पूछता है कि आपके पास अपार आईडी है या नहीं है, अगर है तो फिर आपको यस करना है, नहीं है तो फिर आप नो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत इसमें आपको फिलहाल नहीं होने वाली। उसके बाद आप नेक्स्ट सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, 3 सिटीज आप चूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ड होगा आपके जो करंट या फिर परमानेंट एड्रेस है उसके स्टेट के बेसिस पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मीडियम है, क्वेश्चन पेपर मीडियम का भी जरा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पेपर मीडियम आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में इंग्लिश के अलावा सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको पेपर इंग्लिश प्लस वो जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी है उसमें, यानी दोनों में बाइलिंगुअल मिलेगा। मतलब सपोज कि अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा। आप अगर असामी सिलेक्ट करते हैं, या फिर जो तमिल सेलेक्ट करते हैं, या फिर बंगाली सेलेक्ट करते हैं, उर्दू सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में वो जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी है प्लस इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इंग्लिश सिर्फ सिलेक्ट करेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। यहाँ पर जैसे हिंदी सिलेक्ट किया गया और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन आते हैं, राइट, उसके लिए स्टेट और प्लस उसके बाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया, और उसके बाद गार्जियंस की जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर एंटर करनी है, राइट। और उसके बाद ये सिटीज आप सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा, और कैप्चा एक बार फिर एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आएगा एजुकेशनल डिटेल। अब एजुकेशनल डिटेल में क्लास 10th और क्लास 12 दो की आपको इंटर यहाँ पर मार्क्स इंटर करने हैं। पहले क्या होता था कि क्लास जो 11 था उसका भी मार्क्स मांगा जाता था, राइट। इस बार क्या किया गया कि 10th और 12th दोनों का सिर्फ आपको डालना है। अगर 12th आप अपियरिंग हो तो फिर सिर्फ क्लास 10th ही आपको अपलोड करना है। यहाँ पर 10th और इक्विवेलेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो पास स्टेटस, उसके बाद किस ईयर में पास किया, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था वो सिलेक्ट करना है, स्कूल का प्लेस कौन सा था, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास आउट किया, बोर्ड कौन सा है, और उसके बाद रिजल्ट मोड यहाँ पर कौन सा है, परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है, वो आपको इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करना है, स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पर जो है इंटर करना है, और स्कूल का पिन कोड इंटर करना है। जो स्कूल जहाँ से आपने एजुकेशन की है वो स्कूल जहाँ पर है उसका पिन कोड, स्कूल कोड अलग होता है, स्कूल का पिन कोड अलग होता है। पिन कोड मतलब कि वो स्कूल जहां पर है, राइट, जिस जगह पर है वहां का पिन कोड, तो ये इंटर करना है। और इसी तरीके से क्लास 12th की जो डिटेल्स है वो आपको इंटर करनी है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से कैप्चा इंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट, और ये फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा। अब 12th और इक्विवेलेंट डिटेल्स एज पर क्लास 12th बोर्ड, और यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में जब आप 12th की डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्वालिफाइंग एग्जाम कोड।
अब ये क्वालिफाइंग एग्जाम कोड को चूज करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा कोड कौन सा होगा, हम बीएससी कर रहे हैं या फिर हम एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर हम जो है यूजी में कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, राइट, या हम डिप्लोमा कर रहे हैं, क्लास 12th हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो वैसे में हमको कौन सा कोड डालना है। गाइस, जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है उनके लिए कोड 2, और जिन्होंने कोड अभी क्लास 12th में अपियरिंग है उनके लिए कोड 1। जो बीएससी डिग्री है, राइट, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री है उसके लिए कोड 5 और 6, प्लस अगर आप मान लीजिए कि किसी दूसरे इंटरनेशनल बोर्ड से यानी इंडिया के बाहर से अगर आपने एजुकेशन किया तो फिर उस केस में कोड 7, कोड 3 और 4 की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई डिग्री प्री यूनिवर्सिटी की डिग्री जैसे पीयूसी से किसी अगर आपने बोर्ड से किया है, राइट, तो उस केस में कोड 3। लेकिन आपने अगर जो क्लास 12th पास आउट किया है तो फिर उसके लिए क्लास जो कोड 2 है 02 वो आपको सेलेक्ट करना है। ये जो कोड है ये कोड का काम किसी भी जगह पर काउंसलिंग में कहीं पर भी नहीं आता है, राइट। सो इसमें इतना बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि गलत हो जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अपियरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोड 1 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और अगर आप पास आउट हैं तो फिर उस केस में आपको नॉर्मली 02 सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हैं, राइट, और उसके बाद या ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर उस केस में आपको 4 और 5 सेलेक्ट करना है, जिसमें कि जो गाइडलाइंस नीट के इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दिया गया है। एक बार आपको उसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत है, नथिंग एल्स। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सो क्लास कोड 1 एंड कोड 2 जो अपेयरिंग है वो 1, और जिन्होंने पास आउट कर लिया उसके लिए कोड 2, इंटरनेशनल बोर्ड के लिए कोड 7, और जो 4, 5, 6 है ये ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए कोड 3। अगर आप जो है किसी बोर्ड या फिर किसी यूनिवर्सिटी से प्री बोर्ड से आपने अगर किया है तो फिर उस केस में कोड 3। अब यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद अगेन आप स्कूल कहाँ पर है, किस टाइप का स्कूल है वो आपको लिखना है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, उसके बाद एकलव्य, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, अदर्स, जो भी टाइप के आपने जहाँ से किया हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद क्या आप जो ट्विंस हैं, राइट, अगर आप ट्विंस हैं और दोनों लोग नीट में इस बार फॉर्म भर रहे हैं तो फिर उस केस में यहाँ पर आपको यस करना है, अदरवाइज नो। और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, किस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उसके बाद क्या नीट में पहले आपने एग्जामिनेशन दिया है, अगर हाँ तो फिर आपको यस करना है। उसके बाद कुछ डिटेल पूछेगा, वो आपको बताना है कि कितने मार्क्स आए थे, राइट, और कितना आपको वहाँ पर जो नंबर था वो मिला था, वो डिटेल आपको एंटर करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर नो करते तो भी चलेगा, राइट, जिन्होंने अपेयर नहीं किया उनको नो करना है। और उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो इस बार नया दिया गया है, पहले ये फॉर्म में डिटेल्स नहीं मांगी जाती थी, इस बार मांगा गया है कि जो पेरेंट्स हैं, राइट, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर एनटीए इसको यूज करेगा, वेरिफिकेशन के तौर पर भी यूज कर सकता है, राइट, या फिर बैकअप के लिए भी यूज कर सकता है इन केस अगर मोबाइल नंबर में ओटीपी नहीं आता एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। क्योंकि एनटीए जो आप एनटीए के इस फॉर्म में डिटेल्स भरेंगे वही आपका काम आएगा काउंसलिंग में भी, एडमिशन में भी। ओके, सो यहाँ पर इस बार एनटीए ने जो गार्जियंस हैं उनका नंबर मांगा है, ईमेल आईडी मांगा है, आपका जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है, जो डिटेल्स हैं, जो आंसर शीट की जो डिटेल है वो पेरेंट्स के ईमेल पर भी मेल की जाएगी। एनटीए उसको भेजेगा। इस बार ब्रोशर में साफ साफ एनटीए ने ये चीज बता रखी है। तो ये एक चेंज और है जिसमें कि पेरेंट्स की डिटेल आपको देनी है। अब यहाँ पर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल एड्रेस ये आपको इंटर करना है, और उसके बाद कैप्चा ओटीपी आपको मिलेगा। अब नंबर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। जैसे कि पहले बताया मैंने कि भाई कोई आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। अब वहां पर जो इंस्ट्रक्शन थे, बहुत सारे लोगों ने बताया इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही है, और उसके बाद क्लिक कर दो और फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, बस अपना नाम डिटेल भरना है। अरे भाई, जब आप बताया करिए स्टूडेंट को तो थोड़ा सही से बताया करिए, क्यों मिस्टेक बताते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास भी आएंगे और एनटीए के पास भी ये क्वेरी जाएगी। आप में से कई लोग एनटीए के पास ये क्वेरी भेजेंगे कि सर फाइल नेम में हमने नाम इंक्लूड नहीं किया तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एनटीए की ओर से रिप्लाई आएगा कि रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एनटीए ने कह रखा है तो फिर आपको फॉर्म वैसे ही भरना चाहिए जैसे कि एनटीए की गाइडलाइन है। जब फोटोग्राफ, सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट के साइज और जो डायमेंशंस हैं
उतना ख्याल रख रहे हैं, तो फिर जो फाइल नेम है उसमें अगर इस बार चेंज किया गया है और एनटीए ने कहा है, तो फिर आपको फाइल नेम भी उसी हिसाब से रखनी चाहिए जैसा कि एनटीए ने बोला है इस बार। करेक्ट। सो यहां पर भी देखिए साफ साफ लिखा गया है, जैसे यहाँ इस फॉर्म में कैंडिडेट का नेम जो है वो ए एम से स्टार्ट होता था, फर्स्ट टू जो है वहां पर क्रीडेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, राइट, तो जो 2 लेटर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, राइट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपका नाम होगा, सपोज आपका नाम राहुल है, तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी RA_फोटो लिख के आ जाएगा, राइट। यानी यहाँ पर फाइल नेम आपको ये लिखना है, लोग आपको ये बता रहे हैं डॉक्यूमेंट के केस में, राइट। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको आसानी से पढ़ सकें, राइट। लोग सिंपली ये बता रहे हैं कि भाई जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। फाइल नेम क्या लिखा है, AM_फोटो। AM क्योंकि ये जो फॉर्म भरा गया उसमें कैंडिडेट का नेम अमित था, तो इस वजह से AM लिया गया। अगर आपका नाम राहुल है तो फिर आपका आएगा RA_फोटो। यानी ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, यहाँ इसका नाम होना चाहिए आपके नाम के पहले 2 अक्षर, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद फोटो लिखा होना। जो फिंगरप्रिंट है उस फाइल का नाम आपके नाम का पहला 2 अक्षर अंडरस्कोर फिंगरप्रिंट लिखा होना। जो सिग्नेचर है उसमें आपके नाम का पहला 2 अक्षर और उसके बाद अंडरस्कोर देन सिग्नेचर लिखा होना। इस तरीके से आपका फाइल नेम होना चाहिए जो फाइल आप अपलोड करेंगे, क्योंकि एनटीए हो सकता है कि इसको यूज करे अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन सेंटर पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, कि भाई कोई जो पेपर लीक वाला मामला हुआ था 2024 में, आप सभी लोग जानते हैं, तो इस बार सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे चेंजेस, नो डाउट कि इंटरनल जो प्रोसेस होता है उसमें एनटीए ने किया है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि इसका यूज करें, इसीलिए जैसा एनटीए की ओर से कहा गया है आप लोगों को फॉर्म बिल्कुल वैसे ही भरना है। ओके, सो यहाँ पर फाइल नेम आपको जरूर लिखना है, सारे में ऐसे ही बिल्कुल आया है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे सर्टिफिकेट की, राइट, यहाँ पर आपको क्लास 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप देखें कि यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, और उसके बाद आपका सिग्नेचर 10 to 50 KB के बीच में। जो फिंगरप्रिंट है 10 उंगली के फिंगरप्रिंट, इंक्लूडिंग आपका जो थंब है, थंब इंप्रेशन, इसको लेके, राइट। सो ये आपको टोटल प्रिंट करना है एक ही पेपर के साइज में और उसको स्कैन करना है। 10 to 200 KB होना चाहिए। सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ब्लैंक पेपर पे आपको सिग्नेचर जो है वो करना है, और उसके बाद ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं या फिर ब्लू पेन से, उसके बाद उसको स्कैन करना है, राइट। 10 to 50 KB के बीच में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो 10 to 200 केबी के बीच में, जैसा कि ऊपर था। यहाँ पर एक चीज है, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपको खींचना है, प्रिंट करना है, और उसके बाद उसको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको अपलोड करना है 10 से 200 KB के बीच में, ये होना चाहिए। देन आपको अपलोड करना है क्लास 10th की मार्कशीट। यहाँ पर दिया है क्लास 10th की मार्कशीट, और यहाँ पर भी जो फाइल नेम है वो आपके नाम का पहला 2 अक्षर, राइट, और उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद क्लास 10 मार्कशीट लिखना है, और उसके बाद क्लास 10 सर्टिफिकेट लिखना है। बहुत से बोर्ड, कुछ कैंडिडेट्स के, यानी जो 2019 के बाद जिन्होंने मान लीजिए कि क्लास 10th या 12th में पास आउट किया सीबीएसई बोर्ड से, तो वहां पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में है, दोनों अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में है तो फिर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जगह पर वही डॉक्यूमेंट 2 बार अपलोड कर देना है। जिस बोर्ड में सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है, तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग अपलोड करना है, लेकिन जिनका सेम है उनको दोनों ही जगह पर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। करेक्ट। सो यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट होगी, और उसके बाद सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जो आपने एड्रेस अपलोड किया था, राइट, उस एड्रेस का आपको यहाँ पर जो डिटेल्स है, मतलब कि उसका जो परमानेंट एड्रेस का डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो आपको इंटर करना पड़ेगा। जिन लोगों ने ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया है, मतलब जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना जो है वो ऑप्शनल दिया गया है एनटीए की ओर से। मतलब कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपने अप्लाई कर रखा है, और आपके पास मान लीजिए रिसिप्ट है, कि जिस रिसिप्ट जो एप्लीकेशन करते समय आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट वगैरह दिया, उसका नंबर आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, राइट। लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर आपके पास है तो फिर आपको अपलोड जरूर करना चाहिए।
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनको भी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन आ जाएगा जब वो सिलेक्ट करेंगे कि वो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स हैं तो। उसके बाद जो बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके कि हमने आपसे पहले डिस्कस किया कि ये सब अपलोड करना है। देन जो करंट स्टेटस है आपका लास्ट में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया और उसके बाद फी पेमेंट आपका इनकम्प्लीट है और एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको इसको कंप्लीट करना है, राइट। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म पे आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया, फाइनल सबमिट नहीं किया गया, इस वजह से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। आप इनमें से मान लीजिए कि 4 स्टेप या 5 स्टेप भर लेते हैं और उसके बाद खाली छोड़ देते हैं और उसको बाद में दोबारा किसी टाइम पर अगर भरते हैं तो भी आप भर सकते हैं। जहां तक आप फॉर्म भरेंगे जिस स्टेप तक वो आपको ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। उसके बाद का जो फर्दर प्रोसेस है जब आप लॉग इन करेंगे दोबारा से तो फिर आपका ओपन होकर आ जाएगा, आप फॉर्म को आगे भर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस था कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, प्लस जो मेडिका विंग की ऑफिशियल वेबसाइट है medicawing.com वो आपको विजिट करना है, क्योंकि वहां पर आपको पिछले 3 साल का जो कट ऑफ है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का, राइट, वो आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि आपके जो मतलब वहां पर पिछले, जैसे कि यहाँ पर कि कॉलेज का बताया गया है राउंड वाइज, यहाँ पर आपको कट ऑफ पिछले 3 साल का प्लस कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाती है, क्योंकि जो शो का टैब दिया गया है यहाँ पर मेडिका विंग की साइट पर, यहाँ से आप कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल, वो कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ, कितने वहां पर पीजी के कोर्सेज है, डॉक्यूमेंट वहां पर कौन कौन से लगते हैं एडमिशन के टाइम पे, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। प्लस जो नीट यूजी प्रेडिक्टर है उसका आप यूज कर सकते हैं मेडिका विंग की वेबसाइट पर, जहां से कि आप अपने रैंक पर, अपने मार्क्स पर ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। नीट का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप गाइड हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। साथ ही साथ नीट के इस बार जो ओएमआर शीट होगी वो कैसी होगी नेक्स्ट के वीडियो में हम अपलोड करेंगे, ताकि आपको एक ओएमआर शीट मिल सके, सैंपल ओएमआर शीट नीट की, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि इस बार फॉर्मेट जो है वो पुराने फॉर्मेट पे शिफ्ट किया गया है। 180 क्वेश्चन का होगा, तो 180 क्वेश्चन की जो ओएमआर शीट है वो नेक्स्ट के वीडियो में हम अपलोड करेंगे, ताकि आप उसका यूज अपने प्रैक्टिस में कर सके। साथ ही साथ नीट में जो 2025 में जो इस बार चेंजेस आए हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, क्या लेके जाना है क्या नहीं, इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियोस मेडिका विंग की ओर से आप लोगों के लिए अपलोड की जाती रहेंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीट 2025 की काउंसलिंग में मेडिका विंग की टीम की एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो फिर आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।